कोलंबिया की धरती अचानक भयानक गड़गड़ाहट के साथ कांप उठी। पल भर में आसमान छूती और मजबूत दिखने वाली इमारतें मलबे के खौफनाक ढेर में बदल गईं। अब तक 132 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, सायरन की आवाजें और तबाही का खौफनाक मंजर पसरा है। लेकिन इस भयानक तबाही के पीछे सिर्फ कुदरत का कहर जिम्मेदार नहीं है। मलबे में दबी अनगिनत जिंदगियों के पीछे एक ऐसी तकनीकी खामी छिपी है जो एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रही थी। एक ऐसी जानलेवा भूल जो शायद दुनिया के कई और देशों की इमारतों में भी मौजूद हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर ये इमारतें खुद ही लोगों के लिए मौत का जाल कैसे बन गई? क्या वैज्ञानिकों को इस बड़े खतरे का पहले से ही अंदाजा था? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलंबिया में आए विनाशकारी भूकंप। हम समझेंगे कि आखिर क्यों इस भूकंप ने इतनी भीषण तबाही मचाई है और कैसे स्विस रिसर्च लैब की एक रिपोर्ट ने दुनिया भर के इंजीनियर्स की नींद उड़ा दी। सान होसे देल पाल्मार के पास आए इस शक्तिशाली भूकंप ने चोको, काली, मानीसालेस और पेरेइरा जैसे बड़े शहरों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। हजारों घर पूरी तरह से ढह चुके हैं या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मलबा हट रहा है, मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ने की आशंका है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने इस भूकंप को लेकर बेहद अहम जानकारी दी है। यूएसजीएस के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 7.4 थी और यह धरती के नीचे लगभग 110 किलोमीटर की गहराई में आया। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के कारण आया भूकंप कहा जाता है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो स्ट्राइक स्लिप भूकंप तब आता है जब धरती की क्रस्ट या ऊपरी परत के दो विशाल हिस्से ऊपर नीचे होने के बजाय एक दूसरे के अगल बगल हॉरिजॉन्टली खिसकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप ठंड में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं तो भारी ऊर्जा पैदा होती है जो विनाशकारी भूकंप का रूप ले लेती है। आपको याद होगा कि करीब 1 महीने पहले वेनेजुएला में भी भयंकर भूकंप आए। वहां 58,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई थी और हजारों लोगों की जान चली गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या वेनेजुएला और कोलंबिया के भूकंपों के बीच कोई आपसी कनेक्शन है? हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आई एक अहम रिसर्च कुछ बहुत ही चौंकाने वाले संकेत देती है। इस रिसर्च के मुताबिक आसपास मौजूद भूकंप की फॉल्ट लाइंस आपस में कम्युनिकेट यानी संवाद कर सकती हैं। जब एक फॉल्ट लाइन पर खिसकाव होता है तो वो अपना सारा दबाव पास की दूसरी फॉल्ट लाइन पर ट्रांसफर कर देती है। इससे उस दूसरी जगह पर भी एक नया और भयंकर भूकंप आ सकता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर जिसने इस तबाही को इतना जानलेवा बना दिया। आमतौर पर इमारतों में स्लैब, बीम और कॉलम का काम गुरुत्वाकर्षण के भार को संभालना होता है, लेकिन जब तेज हवाएं चलती हैं या भूकंप के झटके लगते हैं तो इमारत को लेटरल लोड यानी तिरछे झटकों से बचाने के लिए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स यानी सरियों और कंक्रीट से बनी मजबूत दीवारों की जरूरत होती है। लेकिन कोलंबिया में ऐसा नहीं होता। कोलंबिया में बनने वाली कई इमारतों में कंक्रीट की दीवारें सिर्फ 7 से 10 सेंटीमीटर तक पतली होती हैं। इनमें स्टील की सिर्फ एक सिंगल लेयर लगाई जाती है जिसे इलेक्ट्रो वेल्डेड वायर मेश कहते हैं। यह जाली बहुत ही ज्यादा भंगुर यानी नाजुक होती है और झटके लगते ही तुरंत टूट जाती है। इसके अलावा दीवारें इतनी पतली होती हैं कि निर्माण के समय कन्फाइनमेंट करना लगभग असंभव होता है। कन्फाइनमेंट का मतलब है दीवारों के किनारों पर सरिये के छल्ले लगाना ताकि कंक्रीट को टूटने से रोका जा सके। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कोलंबिया के बिल्डिंग मानकों में इस सुरक्षा उपाय को जरूरी भी नहीं माना गया है। इस खतरे को समझने के लिए स्विट्जरलैंड के लॉजेन में फेडरल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल डायनामिक्स लेबोरेटरी में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। शोधकर्ताओं ने कोलंबिया की 3 यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर ठीक वैसे ही कंक्रीट की दीवारें बनाई जैसी कोलंबिया के घरों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। जब इन दीवारों को मशीनों से बिल्कुल भूकंप की तरह हिलाया गया तो जो नतीजे आए वो सोमवार को आए असली भूकंप से भी ज्यादा डराने वाले थे। दरअसल जब भूकंप इमारत को हिलाता है तो आदर्श स्थिति में सरिये वाली दीवार के बेस पर कई छोटे छोटे क्रैक या दरारें आनी चाहिए।
इससे भूकंप का सारा दबाव बढ़ जाता है और इमारत नहीं गिरती। लेकिन कोलंबियाई स्टाइल की दीवारों में स्टील इतना कम था, यानी सरिया इतना कम था कि सारा दबाव एक ही जगह इकट्ठा हो गया। दीवार में एक बड़ा क्रैक आया, अंदर का स्टील टूट गया और पूरी की पूरी दीवार तुरंत फेल हो गई। लैब की इस टेस्टिंग ने साबित कर दिया था कि ये पतली दीवारें तेज भूकंप के झटके झेलने के लिए बिल्कुल भी मजबूत नहीं हैं। कोलंबिया के काली शहर में 2018 में हुए एक सर्वे ने बताया था कि वहां की 90% इमारतों में सिर्फ सिंगल लेयर वाली दीवारें हैं। लेकिन ये खतरा सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है। साल 2011 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में 185 लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी पाइन गोल्ड जैसी उन पुरानी इमारतों ने ही जल समाधि ली थी जिनकी कंक्रीट की कोर दीवारें बहुत पतली थी और उनमें सरिये की मात्रा बेहद कम थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल तक ऑस्ट्रेलिया के कंक्रीट स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स में भी इसी तरह की पतली दीवारों के डिजाइन की इजाजत दी जाती थी। क्राइस्टचर्च हादसे के बाद 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नियम जरूर बदल दिए, लेकिन आज भी वहां पुराने नियमों से बनी हजारों इमारतें मौजूद हैं जो कभी भी कोलंबिया जैसी तबाही का शिकार हो सकती हैं। तो क्या आपको पता है कि जिस इमारत में आप इस वक्त बैठे हैं वो भूकंप के झटके झेलने के लिए कितनी तैयार है? क्या आपने कभी अपने घर के निर्माण में इस्तेमाल हुए स्टील और कंक्रीट के मानकों की जांच की है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।